डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन में अपने घर में होकर आप पढ़ाई लिखाई जारी रखे हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं और हम लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन सब चीज़ों पे कमांड होना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस पर कमांड नहीं होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व तो हो ही जाना है। अगर आपने बहुत अच्छे से बना रखा है, मैकेनिक्स को समझते हो तो कैसे न कैसे बना लोगे, पर इसका कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हो। चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं कि ये वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल में सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि वर्चुअल वर्क या फिर वर्क होता क्या है। ठीक है, वर्क का कॉन्सेप्ट लाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है वर्क डन होता है क्या है भाई। वर्क डन को हम लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग लगाते थे DW लिखा करते थे। DW आप लिखा करते थे कब, जब आप 12th में था। DW इक्वल टू लिखा करते थे F.DS, पर अभी हम लोगों ने D को क्या कर रखा है, डेल्टा कर रखा है। ठीक है, डेल W कर रखा है। ठीक है, क्यों कर रखा है, क्योंकि जानते हो कि इसका W जो वर्क होता है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी कि dx क्या मतलब होता है, देखिए मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर आपको नॉलेज में कमी रही तो वो आपको दिक्कत करेगा, वहाँ पे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ के गलती कराया जा सकता है। ठीक है, और तो dx का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। dx का क्या मतलब होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल। पर हम अगर dw की बात करें तो इसमें हम फाइनल इनिशियल नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल इनिशियल भाई ये पाथ पे डिपेंड करता है। आप जानते हो कि थर्मोडायनामिक्स अपने पढ़ रखा होगा, जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। सिर्फ फाइनल और इनिशियल घटा के आप वर्क नहीं निकाल सकते। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये अनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए इसको हम ये डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है। लिखा है कि किसी फोर्स F का जो वर्क डन होता है, किसी फोर्स F का जो वर्क डन है उसको हम लोगों ने डेल WF लिख रखा है, वो होता है F.DS। F भी वेक्टर है और DS भी वेक्टर है। ठीक है, DS है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, F है फोर्स और डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच। ठीक है, अगर यही बात करें कि अगर फोर्स ना बात करके हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में आपको भी वर्क डन ऐसे ही निकालना है। आपको T वेक्टर डॉट D थीटा लिखना है, ये कितना टॉर्क लगा और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा वर्क डन, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, इतना आप लोग जानते होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले वर्क का मैं रिवीजन करा दूँ ताकि उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे कि वर्चुअल वर्क से क्वेश्चन को कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के पास है ये कॉन्सेप्ट, इस पर ज़रा ध्यान देते हैं। क्या है ये, इसको देखिए। क्वेश्चन है आपके साथ, क्वेश्चन है कि तीन फोर्स आपका काम कर रहा है। ठीक है, एक बॉडी है, ये बॉडी आपको दिख रहा होगा और इस पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1, F2 और F3। ठीक है, तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं और कह रहा हूँ मैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में है फिर भी मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये ds का डिस्प्लेसमेंट इसमें में होता है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। ऐसे होने को तो हो सकता है, इक्विलिब्रियम में भी वस्तु चल सकता है, क्योंकि उसमें फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं होता है इसका वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा, पर फिर भी यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है। हम लोग जबरदस्ती अज्यूम कर रहे हैं कि ये ds इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं, अब ds नहीं डिस्प्लेसमेंट होगा, जीरो मान लेंगे उसको। ठीक है, तो हम हर एक बॉडी का, हर एक फोर्स का वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने F1 फोर्स का वर्क डन निकाला तो क्या लिखा, वेक्टर F1 डॉट ds। ठीक है, उसके बाद F2 का वर्क डन निकाला तो लिखा F2 डॉट ds, F3 का निकाला तो F3 डॉट ds। तो तीनों फोर्सों का हम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया। तो अगर हम लोग उसके बाद निकालते हैं टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन में क्या होगा, वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने तीनों को क्या किया, ऐड कर दिया सिंपली। ठीक है, वैल्यू पुट किया तो ds तो सब में कॉमन ही है, सारे फोर्सेस ऐड हो गए। ठीक है, वेक्टर सम होगा और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये जो सारे वेक्टर सम हुआ है उसको मैंने कह लिया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, सारे फोर्स के वेक्टर सम है तो उसको मैंने कह दिया रिजल्टेंट फोर्स और उसका ds के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। अब चूंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है,
ठीक है, इक्विलिब्रियम में है और मैं मान रहा हूँ शुरू में भी ये रुका हुआ था तो बाद में भी ये रुका हुआ ही रहेगा, क्योंकि कोई अगर नेट फोर्स नहीं है, नेट टॉर्क नहीं है तो कोई भी आपका मोशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी पहले ही जीरो है। ठीक है, तो टोटल बर्डन को कितना मान लिया हम लोगों ने, जीरो। ठीक है, अगर टोटल बर्डन को हम लोगों ने जीरो मान लिया तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स को भी कितना होना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि भैया हम लोगों ने तो ds माना है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को ही क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा नेट फोर्स। तो हमारा एक वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट से हमारा ये चीज़ें आ जा रहा है, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लग जा रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम यही होता है ना, इक्विलिब्रियम कहता है कि नेट फोर्स किसी भी बॉडी, कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए हम लोगों ने वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट से भी एक वर्चुअल वर्क लिया और वहाँ से भी सेम चीज़ को ड्राइव करके ला दिया, यानी कि वर्चुअल वर्क के भी कॉन्सेप्ट से हम इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन ही को फॉलो करता है, ये इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन को फॉलो कर लेगा। इक्विलिब्रियम कम कंडीशन इससे भी हम लगा सकते हैं। क्या करना है, हमें सारे फोर्सेस का बर्डन निकाल लेना और सबको, सारे बर्डन को जोड़ के हमें क्या कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन ही लग रहा है। ठीक है, और इससे जो भी अननोन फोर्सेस हैं वो निकल के आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग को अप्लाई करना है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को जरा देखते हैं और समझते हैं क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है भाई। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देन तब सम ऑफ वर्चुअल वर्क बाय ऑल द फोर्सेस विल बी जीरो। वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया अगर सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब है कि बर्डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी जीरो। सारे फोर्सेस का बर्डन, जो नेट बर्डन होगा वो कितने बराबर होने वाला है, जीरो के बराबर होने वाला है। ठीक है, और ये हर वक्त होगा, इक्विलिब्रियम में अगर सारे फोर्सेस हैं तो हर वक्त ऐसा होने वाला है। तो वर्चुअल वर्क की कॉन्सेप्ट को देखिए, वर्चुअल वर्क कैसे निकालते हैं भाई, तो FDS या फिर स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं फोर्स के साथ। ठीक है, तो F डेल S क्या है भाई, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और ये वर्चुअल वर्क है। वर्चुअल मतलब क्या होता है, इमेजिनरी वर्क, जो कि हो ही नहीं रहा है, फिर भी हम लोगों ने उसको इमेजिन कर दिया है। और इसी वर्क को हम जीरो के बराबर कर देंगे, वर्चुअल वर्क को जीरो के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इक्विलिब्रियम के कंडीशन को। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन को हम वर्चुअल वर्क के कंडीशन से भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं और वहाँ से जो भी अननोन है उसको हम निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारा बन के चला आएगा। कुछ नोट है, उस नोट को हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो कि हमारे एग्जाम मैंने कंपटीटिव एग्जाम्स में बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करने के लिए वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी कैन फाइंड फोर्स नेसेसरी टू कीप अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो हम कहाँ पे लगाएंगे वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट, तो सबसे ज़्यादा लगता है इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि ढेर सारे फोर्सेस तो उसको इक्विलिब्रियम में लाना, जानते हो कि वेक्टर अलजेब्रा लगाना, सम लगाना, 3 से ज़्यादा वेक्टर होता है तो जानते हो 2 ही वेक्टर का सम करने में बड़े बड़े फॉर्मूला आने जाते हैं। 3, 4, 5 रहा तो फिर बहुत ही मुश्किल होने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग उसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि जहाँ मुश्किल होता है साइंटिस्ट लोग, जो भी हम लोग इंजीनियर्स है, जो भी जो स्टडी कर रहे हैं उसी पे काम करते हैं कि कैसे इसको हम आसान कर सकें। एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं तो उसका सम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, रिजल्टेंट निकालना उसका मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट लगा के हम रिजल्टेंट फोर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, जो नेसेसरी फोर्स है उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए, वो फोर्सेस को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग, देन यूजिंग POVW। अगर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन जो आप लगाते हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना आप लोगों ने कि एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाएंगे, बाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाएंगे, उसके बाद उसका टॉर्क इक्विलिब्रियम लेंगे। ठीक है भाई, एक्स डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे, फिर बाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे, पहले एक्स डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे, बाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद टॉर्क बैलेंस करेंगे, उसके बाद जाके हमें वैल्यू निकल के आते हैं, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इससे आपका काम नहीं बनेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये भाई हम वर्चुअल वर्क के भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सोल्व कर लेते हैं। POVW is used in the systems where number of interconnected rigid body have degree of freedom more than 0। ठीक है, सिस्टम कैन मूव बट आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि आप वहीं पे वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है पर मूव कर रहा नहीं है। ठीक है, अब भाई जब मूव करने की कर सकता होगा तभी तो जाके उसको आप कुछ अजम्पशन लगाओगे कि भैया इतना मूव कर रहा है,
वो डिस्प्लेसमेंट लोगे ना वर्चुअल वर्क के लिए, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लोगे ना तो आप तभी ले सकते हो ना जब उसको मूव करने की संभावना वहाँ पे रहेगा। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा हो पर मूव करने की संभावना वहाँ पे है, मूव करने की एबिलिटी है, कर सकता है पर अभी कर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति रहेगी तभी जाके आप POVW रूल प्रिंसिपल लगाओगे। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपका 0 से ज़्यादा होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से ज़्यादा का मतलब भैया मोशन कर सके, वो कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में मोशन करने के लिए वो सक्षम हो, वरना अगर कहीं भी मोशन नहीं कर सकता तो वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, क्योंकि किस डायरेक्शन में फिर मोशन मानोगे आप, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मानोगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तब जाके ये लग पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को। कुछ एक और तरीके है इसका, कुछ और जानकारियाँ उसको भी ले लेते हैं। In POVW, we do not need to consider reaction at support because their virtual work is always 0। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि इसमें रिएक्शन सबसे पहले हट गया तो एक फोर्स तो ऐसे ही हट गया, जितने भी रिएक्शन फोर्सेस वो हट जाएंगे, उसका वर्चुअल वर्क उसका कोई कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि आप जो फोर्स रिएक्शन फोर्स होता है उसका जो वर्क डन होता है वो सदैव 0 होता है। क्यों होगा भैया, मान लेते हैं बॉडी है और रिएक्शन फोर्स कुछ इधर लग रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन फोर्स तभी लगेगा जब ये कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, अब तुमने माना कि भैया ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ds हो गया, तो कभी भी ये फोर्स वर्क डन करेगा क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वक्त ये लग रहा है फोर्स उस वक्त ये मोशन कर नहीं रहा, जिस वक्त इस पर फोर्स लग रहा है उस वक्त तो मोशन कर नहीं रहा, और जब मोशन कर रहा है वो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स सीधे सिर्फ कांटेक्ट में रहता है तभी लगता है, और मोशन जब तक कांटेक्ट में रहेगा मोशन कर ही नहीं सकता। अगर मोशन करेगा तो इस डायरेक्शन मोशन करेगा, इस डायरेक्शन मोशन करेगा तो इस फोर्स का वर्क डन ऐसे भी 0 होने वाला है, 90 डिग्री एंगल हो गया है। समझ में आ रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स यानी कि रिएक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स काम कर सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन रिएक्शन फोर्स कभी काम नहीं कर सकता। रिएक्शन फोर्स सिर्फ तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट को सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, तो रिएक्शन फोर्स कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, वर्चुअल वर्क उसका सदैव 0 होगा, तो उसका टेंशन लेना ही नहीं है। अब प्रोसीड्यूर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम काम करेंगे, कैसे लगाना है। प्रोसीड्यूर करता है, पहला स्टेप में क्या करना है भाई, तो टेक एनी फिक्स्ड पॉइंट इन प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम में कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, कोई भी बॉडी जो उस बॉडी पे, एज ऑरिजिन, उसको ऑरिजिन मान लीजिए। फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर फोर्स आर एक्टिंग। एक पॉइंट को कहीं भी ऑरिजिन मान लीजिए आप, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के अनुसार, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ फोर्सेस लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिखिए। ठीक है, फोर्स पोजीशन बताओगे ना, फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, क्योंकि पोजीशन भी फर्क डालता है ना, टॉर्क वगैरह का भी फर्क आता है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि भैया हम कोई भी एक बॉडी पे एक पॉइंट ले लें, ठीक है, जिसको हम ऑरिजिन मान लें। उसके बाद जहाँ जहाँ फोर्स लग रहा है वहाँ वहाँ हम कोऑर्डिनेट उसके अनुसार देख लें कि भाई दिया रहेगा ना डिस्टेंस की, यहाँ से इतना दूरी पे, ये इतना दूरी पे है, तो आप सारे पॉइंट्स को मेंशन कर लीजिए। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना होगा तो उसका आप थोड़ा सा भी इधर मूव कराओगे तो आपको पता लगेगा कि इसका कितना कोऑर्डिनेट किस डायरेक्शन में मूव कर गया है। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट उसका निकाल के आप बर्डन निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपने लिखा, उसके बाद करना है फाइंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। आपको एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो हर एक फोर्स का के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। यूज POVW टू फाइंड द अननोन। उसके बाद अननोन फोर्सेस को आपको फाइंड करना है, वो फाइंड कर लीजिए, आपको 0 करके वर्चुअल वर्क को प्रिंसिपल लगा के, इसका वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल को लगा के। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंट चीज़, उसको भी मैं बता देता हूँ कि आप इस प्रोसेस को लगाने वक्त साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन फॉर द कोऑर्डिनेट इज चूजन बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट इन विच दे आर लाइंग। ठीक है, कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने लिया, ठीक है, उसके अनुसार आप साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कीजिए कि भैया किधर जा रहा है, किधर वर्क डन हो रहा है, भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंगल कितना है, इन सब चीज़ों पे आपका अपने आप साइन निकल के आ जाएगा वर्क डन का। ठीक है, इफ ये तो बर्डन तो आप निकालना जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो। इफ एनी फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस देन टेक दैट फोर्स इन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा।
ठीक है, कि अगर प्लस एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है तो भैया आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया ना ओरिजिन लगा के, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेना है भाई कि आपको फोर्स का भी डायरेक्शन आपको देख लेना है कि फोर्स वो प्लस एक्स एक्सिस में है तो आप प्लस में फोर्स लो, निगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है तो निगेटिव में लो फोर्स लो, ठीक है। बाई डायरेक्शन उसी प्रकार से है तो उस अनुसार ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन के साथ आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई बार आपका गेट वेट के एग्जाम में आया है तो इसको देख लेते हैं। क्या है, फॉर लेजी-टोंग मैकेनिज्म शोन इन फिगर, यही है लेजी-टोंग मैकेनिज्म, द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। P और Q जो फोर्सेस लग रहा है, एक P फोर्स लग रहा है, Q फोर्स लग रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इन दोनों फोर्स के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम रहेगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। कंपैरेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता ही रहता है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है, आपको ये मैकेनिज्म दे रखा है, इसमें आपको निकालना है कि भैया ये जो फोर्स है Q और ये फोर्स है P, इन दोनों फोर्स के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, रिएक्शन फोर्स वगैरह निकाल सकते हो, पर उसकी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट लगाने में हमको रिएक्शन फोर्स वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जनरली जो वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट आता है वो रिलेशन फोर्सेस की रिलेशन निकालने के ही काम आता है, ठीक है। क्योंकि भाई एक अननोन दे देगा, दूसरा अननोन तो निकाल लोगे, पर ये जो रिलेशंस वगैरह क्या है ना, तो इसमें अगर कुछ और कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वो लेंदी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया कि वर्टिकल फोर्सेस सारे यहाँ पे जीरो है, ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस जो भी लग रहा है जीरो है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो वर्टिकल डायरेक्शन रिएक्शन लग रहा है वो भी जीरो होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम जीरो होने वाला है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस कौन लग रहा है, P है और ये Q है और ये आपका एक ही है, ठीक है। तो Q और R H इन दोनों को जोड़ के आपको P आने वाला है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास ऐसे ही है, पर अननोन बहुत सारा है तो ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं पा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये देखिए इसको मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या कहा था, एक जगह कहीं पे ओरिजिन मानिए, ठीक है। उसके बाद आप निकालिए कि कहाँ कहाँ फोर्सेस लग रहा है उसका पोजीशन निकाल लीजिए, तो ठीक है। तो कहीं पे आप एक ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन है, तो हम ए जो फोर्स है उसका वैल्यू, ये जो फोर्स कहाँ पे लग रहा है यहाँ पे, तो जो पॉइंट ए है उसका हम पोजीशन लिखना चाहते हैं। एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम लोग एक्स ए में कह रहा हूँ, ए पॉइंट का पोजीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए पॉइंट का कैसे पोजीशन लिखाएगा भाई, तो उसको देखिए, ये पॉइंट हमने ओरिजिन माना यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका मैंने एक एंगल मान लिया, ढेर सारे अननोन लेने से क्या फ़ायदा है, इस एंगल को थीटा माना क्योंकि यही चेंज होगा, ये आगे पीछे अगर होगा तो यही एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो उससे थीटा मान रखा है हम लोगों ने, ठीक है। नीचे भी सेम एंगल होना चाहिए क्योंकि सेम दे रखा, ऊपर भी ए दे रखा है, नीचे भी ए दे रखा है। तो हमने इस ट्रायंगल में गए और इस ट्रायंगल में जाके इतना निकाल लिया हम लोगों ने, इतना निकाल लिया। अगर ए ये है तो आपका ये कितना होगा, ये होगा ए कॉस थीटा, क्या होगा ए कॉस थीटा, पर इतना और है सेम सिमेट्री के साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये भी सेम रहेगा, तो इसको हम लोगों ने कितना लिख दिया, प्लस 2a कॉस थीटा। प्लस डायरेक्शन में तो हम लोगों ने इसको कितना लिख दिया, प्लस 2a कॉस थीटा। सेम बी के लिए है आपका, बी के लिए इतना ज़्यादा, इतना कितना है भाई, इतना है आपका 2a कॉस थीटा, तो इतना भी 2a कॉस थीटा और होगा और ये 2a कॉस थीटा और होगा, तो सब मिला कितना होगा 6a कॉस थीटा। तो हम लोगों ने दोनों फोर्सेस का पोजीशन भी लिख लिया, ठीक है। एक का है एक्स, ए जो पॉइंट है जहाँ पे P फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन है 2a कॉस थीटा, और जो B जहाँ पे है जो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स Q लग रहा है उसका पोजीशन है 6a कॉस थीटा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या जाएंगे, हम इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यानी कि भैया इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। कि अगर हम इस फोर्स में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो ये फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम लोग देखना है, हम लोगों को मेन हमारा यही कॉन्सेप्ट है, यही हमारा लगाना है, ठीक है। तो ए पॉइंट में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग करते हैं, ए पॉइंट में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो इस पॉइंट को डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग, तो क्या आता है कॉस का डिफरेंशिएट होता है साइन थीटा, तो -2a साइन थीटा डेल थीटा आपका आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से ये आया है आपको, ये मैं डी थीटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बातें कर रहे हैं, चाहे तो तुम डी थीटा भी लिख सकते हो, वहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्स बी अगर की बात करें तो सेम तरीके से हम इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, -6 से sin थीटा डी थीटा आ गया, डेल थीटा आ गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने करेंगे सारे पॉइंट का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्चुअल वर्क, जहाँ सारे फोर्सेस का। रिएक्शन फोर्स का वर्चुअल वर्क लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो 0 ही होता है, ठीक है। तो उसका हम वर्चुअल वर्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहले हम P का लेंगे, तो P पॉइंट को लेंगे और P का डिस्प्लेसमेंट, P जहाँ पे लग रहा है जिस पॉइंट का, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, तो P फोर्स, और P फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस P ले लिया और उसका डिस्प्लेसमेंट ये है आपका डेल एक्स ए, ठीक है। तो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। Q जो है वो निगेटिव डायरेक्शन लग रहा है तो माइनस ले लिया, -Q, और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का इधर ही होगा। एक बार खींचोगे तो ये पॉइंट भी आगे आएगा, ये पॉइंट भी आगे आएगा, तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ले लिया इतना, उसके आप वो वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब इसको बस सोल्व कर देना है। sin थीटा देख रहे हो कट जाएगा, डेल थीटा भी कट जाएगा, सब चीज़ आलतू फालतू चीज़ें कट ही जाता है, और आपका एक रिलेशन आ जाएगा -2p इक्वल टू -6q, या फिर कहोगे p इक्वल टू 3q, ठीक है। इस प्रकार से आपका रिलेशन आ जाएगा, और ऑप्शन आप देख लीजिए और ऑप्शन आप सही कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताने में जरूर टाइम लगा है, आपको तो बस डिफरेंशिएट करना है ना, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, वर्चुअल वर्क निकाल लिया, तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा एक लाइन में। तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चन होता है इससे, ठीक है। अब चाहो तो तुमको अगर RH निकालना, कोई पूछ दे RH का वैल्यू बताइए, तो RH आपको निकाल ही सकते हो। क्या होगा भाई, P - Q, ठीक है। P - Q आप करो तो P - Q, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है कि RH क्या हो जाएगा, 2Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा दोनों फोर्सेस। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग करके देखते हैं। नहीं तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ और आप लोग उसको करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे भी हम लोगों का जो क्लास हो गया है वो 20 मिनट का हो गया, 21 मिनट का हो गया। तो देखिए प्रॉब्लम एक ये प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करके आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए, सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से क्वेश्चन करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को भी करें, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप लोग करें, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी कराया है आप लोगों को। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये भी एक हैवी क्वेश्चन है, एक हैवी सा मैकेनिज्म हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन गेट वगैरह देता है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं मुश्किल, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप। एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातें करेंगे। तो ये सब तो खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम लोग इस क्वेश्चंस को ही करते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में इस सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपका वीडियो ऐड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए इसको, क्योंकि सभी लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं घर पे, कहीं भी कोचिंग वगैरह नहीं चल रहा है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मेरा जो कोर्सेज रहता है बिल्कुल टू दी पॉइंट रहता है, ठीक है, एकदम टू दी पॉइंट रहता है कि जो आप गेट और यूएससी का एग्जाम दे रहे हो उसी के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। चाहे और भी आप कंपटीटिव एग्जाम देते हो, पीएससी वगैरह के एग्जाम देते हो, देखोगे एकदम हूबहू उसी के लिए बनाया गया है। खासकर ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो आपको जानते हो गेट में ही इससे क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आते हैं, सारे क्वेश्चन उसके बनाए गए हैं। और पूरा आपको ये चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे ये जो मिलेगा, टॉम वगैरह का भी बहुत अच्छे वीडियो डले हुए हैं। पूरा RAC खत्म हुआ है, पूरा IC इंजन खत्म हुआ है, ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज बनाओ या फिर EAC का जो जनरल स्टडीज़ का जितने पेपर है सारे के सारे बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग देखेंगे, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।